हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट का। इसके पहले हमने विटामिन का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो साइंस शिखर यूट्यूब चैनल पर जाकर के वॉच कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और कॉमन टॉपिक भी है। लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी बच्चे सीटेट पेपर के लिए आवेदन किए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीटेट पेपर 2 में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप टॉपिक मेंशन करिए कार्बोहाइड्रेट। तो टॉपिक मेंशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इंग्लिश में लिखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि जो भी हम भोजन करते हैं उनमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको हम मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। प्रमुख पोषक तत्व। पोषक तत्व जो भी भोजन हम करते हैं उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो भोजन से हमें विटामिन मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। तो हम मेंशन कर लेते हैं विटामिन। दूसरे नंबर पे हम नोट करेंगे कि भोजन से हमें और कौन सी चीज मिलता है। प्रोटीन भी भोजन से मिलता है, तो हम प्रोटीन लिख लेते हैं, प्रोटीन। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे वसा। वसा भी भोजन से प्राप्त हो जाता है। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पे आ जाएगा खनिज लवण, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। खनिज लवण जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। तो आप यहां देख पा रहे होंगे जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। भोजन से हमें विटामिन भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, वसा भी मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है और खनिज लवण भी मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिनरल्स। अब यहां पर एक चीज आपको सोचना होगा कि भोजन में आप फाइबर भी लेते हैं, आप पानी भी पीते हैं। तो क्या ये जो फाइबर है और पानी है, क्या ये पोषक तत्व है? तो हम इसे लिखते हैं यहां पर। फाइबर को हम बोलते हैं आहारी रेशा। क्या बोला जाता है? आहारी रेशा। आहारी रेशा। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। क्या बोला जाता है? डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स। फाइबर्स। और दूसरे नंबर पर लिखेंगे जल। अब आपके दिमाग में यह चीज आता होगा कि हम फाइबर भी खाते हैं, हम जल भी पीते हैं, तो क्या फाइबर और वाटर ये पोषक तत्व है या नहीं? तो इसका आंसर है कि जो यहां पर डाइटरी फाइबर लिखा है और जो जल लिखा है वो हमारा पोषक तत्व नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आहारी रेशा और जल से हमें कोई पोषक चीज प्राप्त नहीं होता। जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण से हमें कुछ ना कुछ चीज मिलता है, लेकिन आहारी रेशा और जल से हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता। इस वजह से हम ये कहते हैं कि आहारी रेशा और जल ये पोषक तत्वों में शामिल नहीं किया जाता। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है, और उस ऑप्शन में आहारी रेशा या जल को वो शामिल कर देगा। तो आपका आंसर आहारी रेशा या जल बनेगा। तो ये चीज तब आपको क्लियर होगा जब आप ये चीज जान पाएंगे कि आहारी रेशा और जल पोषक तत्व है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज यहां पर और देखिएगा कि विटामिन से हमें क्या मिलता है। मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारा वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि विटामिन से हमें क्या मिलता है। विटामिन से हमें मिलता है, विटामिन से हमें क्या मिलेगा? विटामिन क्या करेगा? विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। इस वजह से हम विटामिन लेते हैं कि विटामिन की कमी हमारे बॉडी में ना हो, जिससे हमारा जो शरीर हो वो स्वस्थ हो। तो रोगों से बचाने का जो काम करता है वो विटामिन करता है। प्रोटीन क्या करता है? शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। तो प्रोटीन का काम होता है शारीरिक वृद्धि और विकास करना। अगर हम फैट के बारे में बात करें तो फैट का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का भी काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। खनिज लवण की अगर हम बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो मिनरल्स क्या करता है?
हमारी बॉडी को उचित तरीके से वृद्धि और विकास करने में मदद करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में मदद करता है। तो आप देख पा रहे होंगे खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन का क्या रोल हमारे बॉडी में है। आपको ये चीज क्लियर हो गया। लेकिन आहारी रेशा और जल से हमें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इसका फंक्शन जरूर है। ये हमारे बॉडी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है, लेकिन इससे कुछ मिलता नहीं है। अब यहां पर देखेंगे कि आहारी रेशा हमारे बॉडी में क्या काम करता है। आहारी रेशा करता क्या है कि जो भी हम फूड खाते हैं, तो जो हमारे अनडाइजेस्ट फूड होते हैं, जो हमारे अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, जो बॉडी में पचते नहीं है, उनको बाहर निकालने का काम डाइटरी फाइबर का होता है। और अगर हम वाटर के संदर्भ में बात करें तो वाटर क्या करता है। वाटर जो है, जो भी भोज्य पदार्थ आप खाते हैं उनका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें होगा, वाटर क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसे ब्लड में मिला देता है। तो ये पहला काम है जल का। और दूसरा काम जल का क्या है। दूसरा काम जल का ये है कि ये हमारे बॉडी से जो वेस्टेज होते हैं, जैसे यूरिन हो गया, पसीना हो गया, तो ये क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आहारी रेशा और जल है वो पोषक तत्व क्यों नहीं है। और दूसरा आपको ये भी पता चल गया होगा कि आहारी रेशा और जल का हमारे बॉडी में क्या रोल है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो विटामिन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो सेकंड लेक्चर आता है, सेकंड टॉपिक का, वो कार्बोहाइड्रेट का है। तो हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो कार्बोहाइड्रेट हमने टॉपिक मेंशन कर लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला फैक्ट हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम बोलते हैं कार्बनिक पोषक तत्व। तो इस बात को हम मेंशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बनिक पोषक तत्व कहा जाता है। कार्बनिक पोषक तत्व कहा जाता है। कार्बनिक पोषक तत्व कहा जाता है। तत्व कहा जाता है। कहा जाता है। कार्बनिक पोषक तत्व क्या होता है आपको पता होगा। कार्बनिक तत्व हम किसे कहेंगे। कार्बनिक तत्व हम उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक कार्बनिक पोषक तत्व है। बातें क्लियर हो गई। तो कार्बनिक पोषक तत्व क्या है, ये चीजें हमने यहां पर जान लिया। अब हम सेकंड फैक्ट यहां पर लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य पोषक तत्व कौन है, या पूछेगा कि मुख्य पोषक तत्व में कौन सा न्यूट्रिएंट शामिल होता है। तो यहां पर लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट को मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। मुख्य पोषक तत्व जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब मुख्य पोषक तत्व क्या है हमें यह जानना होगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुख्य पोषक तत्व का मतलब होता है ऐसा पोषक तत्व जिसका रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में होती है, उसे कहा जाता है मुख्य पोषक तत्व। जब मैं विटामिन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन होता है वो मुख्य पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में होता तो जरूर है लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं होता। अगर आप उसको मिलीग्राम में ले रहे हैं तो आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को आप मिलीग्राम में नहीं ले सकते, आपको इसे ग्राम में लेना होगा, क्योंकि इसका जो रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी में वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो आप याद रखिएगा कोई भी न्यूट्रिएंट जिनका हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में यूज है उसी को हम कहेंगे मुख्य पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट। बातें क्लियर हो गई। अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि मुख्य पोषक तत्व क्या है। अब हम अगला फैक्ट नोट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूं जिसे आपको रटना ना पड़े, चीजें दिमाग में फिट हो जाएं, कॉन्सेप्ट के साथ फिट हो जाएं। इस वजह से हम हर एक चीज को यहां पर कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं।
देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ये प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में ऊर्जा देता है उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले हमारे बॉडी को ऊर्जा मिल जाती है, इसी वजह से कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। बातें क्लियर हो गई? अब अगले फैक्ट को हम लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को जैव अणु कहा जाता है। जैव अणु कहा जाता है। जैव अणु का मतलब बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। अब हमें जानना होगा कि ये जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जो चीजें हमें लिविंग से प्राप्त होती हैं वो जैव अणु कहलाते हैं। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होगा सजीवों से। तो जो कार्बोहाइड्रेट अगर सजीवों से मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जैव अणु। इसी वजह से कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स है। अब हम अगला फैक्ट देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम नोट करेंगे कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, हमें यह जानना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये किस रेशियो में रहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो यहां नीचे मेंशन कर लेना 1:2:1, यानी 1:2:1 में ये क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ये बातें क्लियर हो गई? अब यहां पर अगर देखा जाए, इनके रेशियो से ही अगर देखा जाए तो इनका जो जनरल केमिकल फार्मूला है वो निकल के आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा? कार्बन आप देख रहे हैं यहां पर 1 है तो हम कार्बन को यहां पर लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन 2 है तो हम लिखेंगे H2 और ऑक्सीजन 1 है तो हम ऑक्सीजन को ऐसे लिख दे रहे हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो इसका जो सामान्य सूत्र निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है CH2O। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CH2O। क्लियर हो गया? अब यहां पर आपको एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूं, वो बात क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा तो देता है, लेकिन कितना परसेंट देता है? जितना हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका लगभग 50 to 75% जो एनर्जी होती है इसकी आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हो जाता है। अब यहां पर एग्जामिनर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, वो क्या है? आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिससे हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलत आंसर करेंगे, उनको लगेगा कि इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट है, जबकि गलत है। एक चीज याद रखिएगा, वसा से यानी फैट से हमें एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन वो जो एनर्जी मिलती है वो कार्यशील नहीं होती है। ये चीज एग्जामिनर जानता है कि बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे, इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि किस न्यूट्रिएंट से सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगी, इसका आंसर आएगा वसा। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा दें कि किस पोषक तत्व से हमें कार्यशील ऊर्जा प्राप्त होती है, तब आपका आंसर बनेगा कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से जो भी एनर्जी हमें मिलेगी उस एनर्जी का यूज हम काम करने में कर सकते हैं, लेकिन वसा से जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का यूज हम वर्क करने में नहीं कर सकते। वसा से हमें एनर्जी जरूर मिलेगी, लेकिन इस एनर्जी के यूज हम किसी वर्क को करने में नहीं कर सकते। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का यूज हम कार्य करने में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिल रही है उसे बोला जाता है कार्यशील एनर्जी। ये की पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर कार्यशील ऊर्जा लगा के प्रश्न पूछता है तो आपका आंसर कार्बोहाइड्रेट बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कार्यशील ऊर्जा नहीं लिखा है, केवल ऐसे ही पूछ लिया कि कौन से पोषक तत्व से सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगी, तब आपका आंसर वहां पर वसा हो जाता है। उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य
रोल है हमारे बॉडी में वो क्या है। आपको एक रोल तो पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके और भी फंक्शन होते हैं, उनको हम जान लेते हैं वो क्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसी पर चर्चा करेंगे। अब हमें बेसिक की समझ हो गया, कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जान लिया। अब हम यहां पर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट की कार्य, कार्बोहाइड्रेट की कार्य, कार्बोहाइड्रेट की कार्य के कार्य। पहला कार्य तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, तो इस बात को हम मेंशन कर लेते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है, दूसरा जो इसका कार्य होता है वो ये भी होता है कि विटामिन सी का निर्माण करता है, विटामिन सी का निर्माण करता है, विटामिन सी का निर्माण करता है, विटामिन सी का निर्माण करना। तीसरा पॉइंट आप मेंशन करेंगे न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्लों का, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, निर्माण करना, निर्माण करना। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है उसका भी निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो इस बात को हम मेंशन करते हैं, जंतुओं का या जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण, बाह्य कंकाल का निर्माण, बाह्य कंकाल का निर्माण करना, का निर्माण करना। अब आपको इसके अन्य फंक्शन भी पता हो गए कि जो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है वो केवल ऊर्जा प्रदान करना ही नहीं होता, और भी सारे काम हैं। उनमें मैंने कुछ पॉइंट को यहां पर मेंशन कर दिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा तो मिलता ही मिलता है, विटामिन सी का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट कर देता है, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हो जाता है, और जंतुओं का जो बाह्य कंकाल है उनका जो बाहरी आवरण होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये बातें क्लियर हो गई। अब हमें ये जानना होगा कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट कहां से प्राप्त होगा। तो यहां पर मेंशन कर लेना कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, हमें कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेंगे। तो कुछ स्रोत को हम मेंशन कर लेते हैं, जैसे अनाज, अनाज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे गेहूं, गेहूं की रोटी वगैरह आप खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप चावल का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा आलू का भी इस्तेमाल आप करते हैं तो आलू में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद शकरकंद, इसमें भी पाया जाएगा। जितने भी, आपको एक की पॉइंट याद रखना है, जितने भी चीजें या जितने भी जो खाद्य पदार्थ हैं वो मीठे लगते हैं, लगभग सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर दिया है। अब आपको पता हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन आपको जो यहाँ पर एक की पॉइंट याद रखना है, की पॉइंट आपको याद रखना है वो यही है कि जो भी खाद्य पदार्थ खाने में मीठे लगते हैं लगभग सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की जो कार्य है वो भी पता चल गया, और कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स हैं आपको वो भी पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में। तो मेंशन करना टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आप मेंशन करिएगा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं मोनोसैकराइड। क्या बोला जाता है? मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला टाइप होता है उसे हम बोलते हैं मोनोसैकराइड। अब ये मोनोसैकराइड क्या है? मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो केवल एक शर्करा से बना हो उसे हम बोलेंगे मोनोसैकराइड। फिर से सुनिएगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक शर्करा हो, जो केवल एक टाइप के शर्करा से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोला जाता है मोनोसैकराइड। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं
1 और फिर लिख देते हैं शर्करा, 1 फिर लिख देते हैं शर्करा। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो एक ही टाइप के शर्करा से मिलकर बने होते हैं या एक ही टाइप के अणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोला जाता है मोनोसैकेराइड। ये जो मोनोसैकेराइड होता है ये बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहां पर लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। सरलतम का मतलब ये होता है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इस वजह से होता है क्योंकि केवल ये एक ही मॉलिक्यूल से बना होता है, केवल एक ही अणु से बना होता है, तो फर्दर ब्रेक करने का चांसेस इसमें नहीं होता, यानी ये टूटता नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है सरलतम कार्बोहाइड्रेट, ये बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। यहां पर इसीलिए लिख दिया जाता है कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड में केवल एक ही शर्करा होता है, केवल एक ही अणु से ये मिलकर के बने होते हैं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसके एग्जाम्पल होती है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इनकी कुछ विशेषता होती है, उसको भी देख लीजिए। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये अगर कलर में देखा जाए तो ये रंगहीन होते हैं। मोनोसैकेराइड का कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है और पानी में ये इजिली डिजॉल्व हो जाता है। तो पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है, होता है। और अगर तीसरी पॉइंट की हम बात करें तो ये खाने में मीठा लगता है, खाने में मीठा लगता है, मीठा लगता है, खाने में मीठा लगता है। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये कलरलेस होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है या खाने में मीठा लगता है। मोनोसैकेराइड के जो एग्जाम्पल हैं हम उनको देखेंगे। मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी चीज आएंगे? सबसे पहले आता है ग्लूकोज, सबसे पहले आएगा ग्लूकोज। तो याद रखना ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज। दूसरे नंबर का जो एग्जाम्पल है उसे हम नोट करेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद आ जाएगा फ्रक्टोज, 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 फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी क्या है? मोनोसैकेराइड है। उसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल आता है उसको हम यहां लिखेंगे गैलेक्टोज, 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 गैलेक्टोज। तो याद रखिएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये किसके एग्जाम्पल आते हैं? ये मोनोसैकेराइड के हैं। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये डायरेक्ट बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये फर्दर ब्रेक नहीं करते, ये फर्दर टूटते नहीं है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हमें जानना है। जैसे ग्लूकोज के बारे में थोड़ी चीजें हम जान लेते हैं, यहां रफ कर दे रहे हैं। देखिए ग्लूकोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें जानना होगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो सबसे पहला जो फैक्ट है वो यही है कि ग्लूकोज को हम अंगूर की शर्करा कहते हैं। तो पॉइंट मेंशन कर लेना, अंगूर की शर्करा, अंगूर की शर्करा, अंगूर की शर्करा कहा जाता है ग्लूकोज को। अंगूर की शर्करा क्या है? शर्करा का मतलब होता है मीठा पदार्थ, मीठे पदार्थ को शर्करा बोल दिया जाता है। तो जो अंगूर खाने पे हमें मीठा लगता है वो क्यों लगता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज की ही वजह से अंगूर में मीठापन आता है। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है, ब्लड शुगर, इसे ब्लड शुगर कहा जाता है। इसे एक नाम और दिया जाता है डेक्सट्रोज शुगर, डेक्सट्रोज शुगर, डेक्सट्रोज शुगर। और यहां पर चौथा पॉइंट मेंशन कर लेना कि तात्कालिक ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त हो जाता है। अगर आपको तात्कालिक ऊर्जा लेनी है तो ग्लूकोज से आपको मिल जाता है। तात्कालिक ऊर्जा स्रोत, तात्कालिक ऊर्जा स्रोत, ये तात्कालिक ऊर्जा स्रोत होता है। ग्लूकोज से आपको डायरेक्टली इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। आप देखे होंगे जो प्लेयर वगैरह एनर्जी ड्रिंक लेते हैं या फिर हम जो ग्लूकोन-डी का सेवन करते हैं, तो जो एनर्जी ड्रिंक होता है या ग्लूकोन-डी वगैरह होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है जो इंस्टेंट एनर्जी आपको, आपके बॉडी को ये दे देता है। यानी अगर तत्काल एनर्जी आपको लेनी है तो आप ग्लूकोज का सेवन कर सकते हैं।
आप देखे होंगे डॉक्टर लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट एनर्जी पेशेंट को देने के लिए, वो डायरेक्टली ग्लूकोज क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो 4 फैक्ट है इनको याद रखना है कि अंगूर की शर्करा कहा जाता है, ब्लड शुगर इसे कहा जाता है, डेक्सट्रोज शुगर कहा जाता है, और तात्कालिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारा है ग्लूकोज। फ्रक्टोज से इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी हम नोट कर लेते हैं। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट की शर्करा, इसे कहा जाता है फल की शर्करा या फ्रूट की शर्करा कहा जाता है। हम लिख देते हैं फ्रूट शर्करा। फ्रूट शर्करा, जो फल वगैरह आप खाते हैं, फल का जूस वगैरह आप लेते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो फल खाने में क्या होता है, मीठा होता है। तो जो फल खाने में मीठा लगता है या उसका जूस वगैरह जब आप पीते हैं तो आपको मीठा लगता है, वो क्या है, वो फ्रक्टोज है। फल में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। इसी वजह से फल जो है खाने में मीठे लगते हैं। इसी वजह से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फ्रूट शर्करा क्या है, तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को फ्रूट शर्करा कहा जाता है। आप हनी का इस्तेमाल करते हैं, शहद, शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे शहद शर्करा बोला जाता है, शहद शर्करा। तो फ्रक्टोज को शहद शर्करा बोला जाता है क्योंकि शहद में जो मीठापन होता है उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, उसका नाम है फ्रक्टोज। तीसरा पॉइंट आप नोट करना, प्रकृति में पाए जाने वाला अगर सबसे मीठा कोई शर्करा है तो वो है फ्रक्टोज। इससे ज्यादा मीठा प्रकृति में कोई शर्करा नहीं है जितना मीठा फ्रक्टोज होता है। तो इस बात को यहां पर मेंशन कर लेना, प्राकृतिक का सबसे मीठा शर्करा, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे मीठा शर्करा। तो याद रखिएगा नेचर में जो भी चीजें पाई जा रही हैं शर्करा, उनमें सबसे मीठा जो होता है वो होता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे मैंने यहां पर बता दिया। अब बचता है ग्लैक्टोज। अब हम ग्लैक्टोज के बारे में सीखेंगे और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देखेंगे। तो मैं यहां रफ कर दे रहा हूं क्योंकि यहां नीचे जो है स्पेस नहीं है, तो हम लिखेंगे ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को समझते हैं, ये ग्लैक्टोज क्या है, गैलेक्टोज। तो पहले आपको यही जानना होगा कि जो ग्लैक्टोज है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, मोनोसैकेराइड। ये पूछा जाता है कि ग्लैक्टोज ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मोनोसैकेराइड है। ये काफी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये फर्दर ब्रेक नहीं करता। तो अब ग्लैक्टोज को देखेंगे। ग्लैक्टोज हमें लैक्टोज से प्राप्त होता है, तो लिखेंगे लैक्टोज के टूटने से ग्लैक्टोज प्राप्त होता है, गैलेक्टोज प्राप्त होता है। अब इस बात को समझ लेते हैं, जो लैक्टोज होता है ये कहां पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है दूध में, और लैक्टोज जो होता है उसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। जो लैक्टोज होता है वो डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है जो 2 टाइप के शर्करा से मिलकर बने हो, जो 2 टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हो। तो जो लैक्टोज होता है वो 2 टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। यानी जब आप दूध पीते हैं, लैक्टोज आपके बॉडी में जाता है, इसका जब डाइजेशन होता है तो ये 2 अणुओं में टूट जाता है। तो इसमें जो पहला वाला अणु होता है इसी को बोला जाता है ग्लैक्टोज। क्लियर हो गया, जो पहला वाला अणु है, जो पहला वाला मॉलिक्यूल है, इसे बोला जाता है ग्लैक्टोज। यहां पर इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है कि चुकंदर की शर्करा किसे कहा जाता है। तो याद रखना ग्लैक्टोज को चुकंदर की शर्करा कहा जाता है। चुकंदर की शर्करा, ये जो चुकंदर की शर्करा है ये लैक्टोज को कहा जाता है चुकंदर की शर्करा, क्योंकि चुकंदर खाने में मीठा लगता है। तो मीठा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, उसे हम बोलेंगे गैलेक्टोज। क्लियर हो गया। तो याद रखना लैक्टोज के टूटने से ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है मैंने बता दिया, और इसे चुकंदर की शर्करा कहते हैं। मोनोसैकेराइड से इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मोनोसैकेराइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड टाइप पे बढ़ते हैं जिसका नाम है डाइसैकेराइड। तो हम रफ कर दे रहे हैं, दूसरे टाइप्स को हम पढ़ते हैं, मेंशन करिएगा डाइसैकेराइड।
डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। देखिए इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, डाई का मतलब होता है दो, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है डाइसैकेराइड। और जो दो मोनोसैकेराइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो समान भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो डाइसैकेराइड का मतलब होता है जिसमें दो शर्करा पाई जाती है, या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं कि जो दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है डाइसैकेराइड। तो हम इस बात को लिख नहीं रहे हैं, इस बात को हम ऐसे ही ओरली बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। डाइसैकेराइड का मतलब होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड की विशेषता क्या है, दो तीन पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। जो डाइसैकेराइड होता है वो पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, इस वजह से इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो पानी में क्या है, घुलनशील है, स्वाद में मीठा होता है, स्वाद में मीठा होता है, मीठा होता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेंगे। डाइसैकेराइड में एग्जाम्पल में लिखेंगे, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है सुक्रोज। सुक्रोज एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है सुक्रोज क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऐसे करके चार ऑप्शन बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए सुक्रोज जो होता है वो डाइसैकेराइड है। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सुक्रोज जो मिलकर बना होता है वो बना होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो ये चीज आपको याद रखना है, मैंने परिभाषा में ही बता दिया था कि दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर के ये बनेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु मिलकर के सुक्रोज बना रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए सुक्रोज किससे बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। दूसरा जो एग्जांपल है वो यहां पर आप नोट करिएगा, सुक्रोज के बाद आता है माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज। माल्टोज जो होता है वो बना होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, प्लस ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज के दो अणु मिल करके माल्टोज का निर्माण करते हैं। ये चीज आपको याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड के जो दो अणु होंगे वो भिन्न भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो ग्लूकोज है, सेम है, तो हम बोलेंगे कि ग्लूकोज के दो अणुओं से माल्टोज का निर्माण हो रहा है। तीसरा फैक्ट हम देखेंगे यहां पर, अगला जो एग्जांपल आ जाता है वो है लैक्टोज, जिसे हम दूध की शर्करा कहते हैं। मैंने आपको बताया लैक्टोज किससे मिलके बना होगा, तो लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बना होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो सबसे पहले ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होगा, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होगा, और जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होगा। अब यहां पर हम कुछ इसके फैक्ट लिख लेते हैं, यहां पर मैं रफ कर दे रहा हूं, स्पेस नीचे नहीं है। अब एक एक करके कुछ फैक्ट को हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या एग्जांपल पढ़ा था, सुक्रोज, सुक्रोज। तो इसमें दो फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है, याद रखिएगा, गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा, केन शुगर कहा जाता है, गन्ने की शर्करा। तो गन्ने की शर्करा किसे कहा जाएगा, तो याद रखिएगा सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है। एक पॉइंट यहां पर और नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है टेबल शुगर क्या है, तो टेबल शुगर सुक्रोज की ही बोला जाता है। जो घर में आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज है। तो यहां पर लिख लीजिएगा टेबल शुगर, टेबल शुगर कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, टेबल शुगर कहलाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है टेबल शुगर क्या है, तो आंसर आता है सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। तो सुक्रोज से दो फैक्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया। अगला जो है वो हम देखेंगे, अगला जो मैंने पढ़ा था वो था माल्टोज, तो हम लिखेंगे माल्टोज। अब माल्टोज से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, माल्टोज को कहा जाता है अनाज की शर्करा। क्या बोला जाता है माल्टोज को, अनाज की शर्करा।
तो नोट करते हैं अनाज, अनाज की शर्करा, अनाज की शर्करा। याद रखिएगा माल्टोज को अनाज की शर्करा कहा जाता है, क्योंकि जब आप गेहूं या चावल अगर आप कच्चे अगर खाते हैं तो आप देखेंगे वो भी मीठे लगते हैं, चाहे आप कच्चा खाएं तो भी, पका के खाएं तो भी क्या होगा, वो खाने में मीठा लगता है। तो जो मीठा लगता है उसका रीजन ये है कि उसमें पाया जाता है माल्टोज कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना माल्टोज पाने की वजह से अनाज जो है वो मीठा लगता है, इस वजह से इसे कहा जाता है अनाज की शर्करा। क्लियर हो गया बात। अब जो तीसरा है एग्जाम्पल उसको हम देखेंगे लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज से केवल एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दूध की शर्करा किसे कहेंगे, तो याद रखना ये दूध की शर्करा कहलाता है, दूध की शर्करा कहलाता है, दूध की शर्करा कहलाता है। सैकराइड से इतना ही फैक्ट पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया। एक तो ये पूछा जाएगा कि सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है। उसके बाद सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज से जो मैंने यहाँ पर फैक्ट लिखवाया ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो डाइसैकराइड है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट टाइप पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे पॉलीसैकराइड। तो हम पॉलीसैकराइड मेंशन करते हैं, पॉलीसैकराइड। अब तीसरे नंबर का जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम बोलेंगे पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। देखिए पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारा, तो इसका डेफिनेशन क्या निकलेगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कई सारे मोनोसैकराइड अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलीसैकराइड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कई सारे मोनोसैकराइड अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलीसैकराइड। इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूं, ओरली मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके जो कुछ एग्जाम्पल है उसको हम लिखेंगे। इसमें एक विशेषता है उसको हम लिखवा दे रहे हैं आपको। विशेषता ये है कि ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि इनमें मोनोसैकराइड के बहुत लंबी चेन जुड़ा होता है, तो इसे कहा जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो विशेषता इसकी ये है कि जो पॉलीसैकराइड है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें कई सारे मोनोसैकराइड के अणु पाए जाते हैं, तो एक श्रृंखला में, एक चेन में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जटिल जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ये स्वाद में मीठा नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा, स्वाद में मीठा नहीं होता। अब इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। पॉलीसैकराइड में जो पहला एग्जाम्पल है उसको हम लिखेंगे मंड, जिसे हम बोलते हैं स्टार्च। मंड इसे बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसैकराइड का। दूसरा हम लिखेंगे यहां पर सेलुलोज। सेलुलोज भी पॉलीसैकराइड है, तो मेंशन कर लेते हैं सेलुलोज। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्लाइकोजन। हम लिखेंगे ग्लाइकोजन। ये भी हमारा पॉलीसैकराइड है, ग्लाइकोजन। उसके बाद लास्ट वाला हमारा है काइटिन। काइटिन क्या है, पॉलीसैकराइड है, काइटिन। अब हम इसे समझते हैं कि मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन क्या है। देखिए मंड क्या होता है, आप देखेंगे कि चावल हो या आलू हो, जिसमें जो सारी खाद्य पदार्थ जो मीठे लगते हैं उनमें ये स्टार्च या मंड पाया जाता है। होता क्या है कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनको ऊर्जा मिलती है। जब पेड़ पौधों में जो ग्लूकोज है यानी जो उनकी एनर्जी है, जब वो एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो मंड के रूप में वहां पर वो स्टोर कर लेते हैं, तो इसे कहा जाता है मंड या स्टार्च। तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो आप देखेंगे कि आलू में भी, चावल में भी आपको मंड देखने को मिल जाएगा। तो ये होता क्या है कि जब हमारे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के बाद जब उनमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी एनर्जी जब ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को वो मंड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज को प्लांट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट में पाया जाता है।
अगर आप देखेंगे कि जो पेड़ों की छाल होती है, बाहरी जो आवरण होता है, इसे बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज का पाचन मानव शरीर नहीं कर पाता, जंतुओं के द्वारा सेल्यूलोज का पाचन किया जाता है, लेकिन जानवरों में भी अगर बात करें तो सुअर एक ऐसा जानवर है जो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता। सेल्यूलोज प्रकृति में पाए जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो याद रखिएगा, सेल्यूलोज प्रकृति में पाए जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सेल्यूलोज कहां पाया जाएगा, तो आप लिखेंगे सेल वॉल में पाया जाएगा। जो पेड़ पौधे का कोशिका भित्ति होती है, बाहरी वाला सेल होता है, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे अपने बढ़ते जो एनर्जी है, बढ़ा हुआ जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, उसको मंड के रूप में स्टोर करते हैं। लेकिन जो मानव होता है या जो जीव जंतु होते हैं, वो करते क्या है कि उनमें जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है, यानी उनमें जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में उसे स्टोर करते हैं। और कहां पे स्टोर करेंगे, तो याद रखना, यकृत व मांसपेशियों में। यकृत व मांसपेशियों में। तो यकृत और मांसपेशियों में जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। बातें क्लियर हो गया। अब यहां पर आता है लास्ट हमारा एग्जांपल, जिसे हम बोलते हैं काइटिन। काइटिन क्या है, पॉलीसैकेराइड है। काइटिन की अगर हम बात करें तो जो अकशेरुकी जीव होते हैं, अकशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव में कौन कौन से आएंगे, जैसे घोंघा हो गया, सीप हो गया, उसके बाद मच्छर हो गया, उसके बाद आप देखेंगे चींटी हो गया। तो ये सब क्या है, अकशेरुकी जीव है। तो अकशेरुकी जीव का जो बाह्य कंकाल है, उसका निर्माण काइटिन से होता है। याद रखिएगा, काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। और ये अकशेरुकी जीव के बाह्य कंकाल का निर्माण ये काइटिन से हो जाता है। अब आपका जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब सबसे लास्ट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो एक्टिविटी से है, एनसीईआरटी में दिया गया है। एक्टिविटी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी में ये दिया है कि अगर हमको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, तो हम उसको हम कैसे चेक करेंगे। ये सीटेट में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। इस वजह से इसे जानना बहुत जरूरी है। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। देखिएगा, अगर आपको ये पता करना है कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, तो आप उसे इजीली चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आपको करना क्या है, वो खाद्य पदार्थ को लेना है, चाहे आप पका लें चाहे उसे कच्चा ही लें, लेकिन याद रखना थोड़ी मात्रा में उसे लेना है। और लेने के बाद करना क्या है, तनु आयोडीन विलेन, तनु आयोडीन विलेन, तनु आयोडीन विलेन की 2 या 3 बूंद आपको उस खाद्य पदार्थ में डाल देना है। क्या करना है, आपको खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेनी है, उस पर तनु आयोडीन विलेन की 2 या 3 बूंद डालना है। जब 2 या 3 बूंद आप डालेंगे तो देखेंगे कि अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा तो उसका जो कलर है वो काला या नीला हो जाएगा। काला या नीला, काला या नीला। तो अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग, कलर में बदलाव आता है, वो कलर काला या नीला हो जाता है, तो 100% ये श्योर है कि उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो ये सीटेट में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आता है तनु आयोडीन विलेन। तो तनु आयोडीन का विलेन का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कलर कैसे होना चाहिए, काला या नीला। ये इस बात की पुष्टि कर देता है कि उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका जो एक कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। जितने सारे जो क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में, वो सारे मैंने यहां पर कवर कराया है। अगर आप हमारा ये वीडियो देखते हैं तो कोई सा भी आप एग्जाम देने जाइए, वनडे का कोई एग्जाम आप देने जाइए, अगर कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनेगा तो सारा क्वेश्चन आपको हमारे इस लेक्चर से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप इस सारे टॉपिक को जो मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे विटामिन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट, उसका आप रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे नए लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।